नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि बहुत जल्द बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की जाने वाली है, तो आज से हम लोग शुरू कर देंगे बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज से हम लोग बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और उससे संबंधित आज हम टॉपिक भी बताने वाले हैं और उससे संबंधित जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे उस प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करके लिख करके मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कीजिएगा। तो जो लोग भी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे हम दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो वो टेस्ट सीरीज नहीं ली जाएगी, अभी आपको टॉपिक वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा और उन वीडियो में जो टॉपिक बताए जाएंगे उनसे संबंधित जो जो प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्न आपको दिए जाएंगे और आप उन प्रश्नों को लिख करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। मैं उस प्रश्नों को जांच करूंगा और जांच करने के बाद आपको वह कॉपी पुनः आपके नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। काफ़ी छोटे छोटे प्रश्नों का आंसर लिखना पहले शुरू करेंगे। एकदम डरने की बात नहीं है, हिचकिचाने की बात नहीं है, एकदम जीरो लेवल से जैसा कि मैंने कहा था वहाँ से शुरू करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न को समझेंगे, छोटे छोटे प्रश्नों का पहले आंसर लिखेंगे, फिर हम धीरे धीरे बीपीएससी के प्रश्नों के लेवल तक पहुँचेंगे और उन प्रश्नों का हल करेंगे। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह किसी टॉपिक से संबंधित नहीं है। आज हम कोई भी टॉपिक शुरू नहीं करेंगे। अभी 3-4 लेक्चर जो हमारा होगा वह किसी भी टॉपिक से संबंधित नहीं होगा। अभी जो हमारा लेक्चर चलेगा वह आपके सिर्फ जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग हम आगे करते हैं, जिनका प्रयोग बार बार किया जाता है, उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है उन मीनिंग को जानेंगे और उन वर्ड से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, किस तरह के प्रश्न उन वर्ड से पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, नागरिक क्या है, प्रजा क्या है, राज्य किसे कहते हैं, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, लोकतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, राजतंत्र क्या है। इन सारी चीज़ जो छोटे छोटे शब्द जो हैं जो पॉलिटी में आगे आपको प्रयोग किए जाएंगे उन सारे पहले छोटे छोटे शब्द को हम चर्चा करेंगे और उन शब्दों के अर्थ को पहचानेंगे और उनसे जो प्रश्न बनेंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल जो हम शुरू करने वाले हैं वो पॉलिटी का सेशन शुरू करने वाले हैं और पॉलिटी का सेशन से आज बिल्कुल नए सिरे से शुरू करेंगे। बिल्कुल नए छोटे छोटे शब्दों को लेकर के चलेंगे और उससे हम लोग मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि यह जो वीडियो होगा वह पीटी ओरिएंटेड नहीं है, ये मेंस ओरिएंटेड है। इसलिए इसमें जितने सारी चीज़ बताए जाएंगे वह मेंस को फोकस रख करके बताया जाएगा। तो आप लोग ये बात को समझिएगा कि मेंस ओरिएंटेड वीडियो है और यह आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, तो यह आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा। तो इसके पहले हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक अच्छा आंसर आप कैसे लिखें, किसी भी प्रश्न का एक बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाता है, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था और कई सारी बातें भी उसमें बताई गई थी। तो आप जिन लोगों ने वह वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले जा करके हमारे प्लेलिस्ट में वह वीडियो देखें, उससे आपको पता चलेगा कि एक अच्छा आंसर राइटिंग किस तरीके से की जाती है। आज भी हम आप लोगों को कुछ पॉइंट बताने वाले हैं कि आप आंसर राइटिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तभी जा कर के आप एक बेहतर आंसर राइटिंग कर पाइएगा। तो कौन कौन सी बातें को ध्यान में रखना है आपको? तो सबसे पहला बात क्या है कि आप आंसर राइटिंग करते समय अपने माइंड को बिल्कुल कूल रखें, कोई भी हेजिटेशन ना रखें, कोई भी टेंशन ना रखें, माइंड को एकदम संतुलन में बना के रखें, एकदम कूल रखें और तब आप आंसर राइटिंग करें। दूसरी बात, आप जब भी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें तो आप वाइट पेपर पर करें, बिल्कुल ब्लैंक्स पेपर होनी चाहिए, लाइनिंग वाले कॉपी में ना करें, ब्लैंक्स पेपर में करें। तीसरी बात कि जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करें तो यदि आपको प्रश्न के अनुरूप कहीं भी चार्ट की आवश्यकता पड़े कि चार्ट बनाना हो तो आप चार्ट के माध्यम से, मैप की यदि आपकी आवश्यकता होती है आंसर राइटिंग में तो आप मैप के माध्यम से उन चीज़ों को समझा सकते हैं। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है जो आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उनको चार्ट और मैप पे जो होता है वो थोड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट होते हैं, उन पे नज़र उनका ज़्यादा पड़ता है, तो वो आपको प्रश्न आंसर को बेहतर बना सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और बिल्कुल हेजिटेशन ना रख करके बिल्कुल एकदम
माइंड को फ्रेश करके नए जज्बा नए जुनून के साथ जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, एकदम जीरो लेवल से शुरू करना है, छोटे छोटे प्रश्नों से शुरू करना है। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं छोटे छोटे शब्द को लेकर के, जिनका प्रयोग हम अक्सर करते हैं आगे के अध्यायों में। तो उन सारे चैप्टर वर्ड्स का हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज पॉलिटी का सेशन शुरू करेंगे और पॉलिटी से 2-3 चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में एंट्री करेंगे। तो आज से हम पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी से संबंधित आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आज जो हम शुरू करने वाले हैं वह है संविधान। संविधान से शुरू करने वाले हैं। संविधान के साथ साथ हम जो छोटे छोटे शब्द हैं पॉलिटी के जिसके प्रयोग करते हैं उसको भी जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल लोकतंत्र, फॉर एग्जाम्पल नागरिक, जैसे प्रजा, समाज, राज्य, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता। ये सारी चीज़ को हम जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं पहले उनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जितने भी वर्ड्स हैं काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं और ये वर्ड्स लगातार आगे आपको यूज में आएंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते समय। तो सबसे पहले हम इन सारे वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि इन सारे जो वर्ड्स हैं इनके अर्थ क्या हैं, इनके मीनिंग क्या हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इन वर्ड्स से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभार इन वर्ड से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रवाद क्या है, पिछले बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद में क्या फ़र्क है, राज्य और राष्ट्र में क्या है, नागरिक क्या है, लोकतंत्र में नागरिक संप्रभु होते हैं क्यों, टिप्पणी करें। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को आप तभी हल कर पाइएगा जब आपको इन सारे शब्दों का मीनिंग पता हो, एक सामान्य अर्थ पता हो, तब आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इन सारे शब्दों के सामान्य अर्थ। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे वो पहले हम संविधान के बारे में जानेंगे कि संविधान क्या है। ठीक है, संविधान के बारे में हम जानेंगे कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें सरकार के अधिकार एवं कर्तव्यों के साथ साथ नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख होता है, संविधान कहलाता है। तो दोस्तों संविधान क्या है? तो संविधान की परिभाषा हम सामान्य रूप से इस प्रकार दे सकते हैं कि एक ऐसा दस्तावेज जिसमें सरकार के अधिकार एवं कर्तव्यों के साथ साथ नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अर्थात एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें देश के शासन व्यवस्था के नियमों का संकलन हो, संविधान कहलाता है। तो यहाँ से हम यह जानेंगे कि संविधान जो है वह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य तो शामिल होते हैं, बल्कि नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य भी शामिल होते हैं।
वह संविधान कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा दस्तावेज जिसमें देश के शासन व्यवस्था संबंधित जितने नियम होते हैं उनका उल्लेख होता है या उनका संकलन होता है, वह संविधान कहलाता है। तो यहाँ से हमने संविधान की सामान्य परिभाषा को जाना। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे एक शब्द का यूज हुआ है कि सरकार, यानी कि गवर्नमेंट। सरकार क्या है? तो सरकार की यदि हम बात करते हैं, सरकार, इसकी चर्चा हम आगे के टॉपिक में भी करेंगे। हालांकि यहाँ पे हम इसकी छोटी सी समझ विकसित करते हैं। सरकार क्या है? तो यह 3 अंगों से मिलकर बना होता है। पहला जो हमारा होता है वह व्यवस्थापिका कहलाता है, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये 3 अंगों से मिलकर के सरकार का निर्माण होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सरकार के 3 मूल स्तंभ हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 प्रकार के हमारी सरकार के स्तंभ हैं। व्यवस्थापिका यानी अर्थात वैसा भाग, वैसा स्तंभ जो कानून का निर्माण करती है, वह व्यवस्थापिका कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल संसद, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? व्यवस्थापिका कहलाएगा, जो कि कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका होता है कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो बनाए गए कानून है उसका क्रियान्वयन करना। तो व्यवस्थापिका के द्वारा जो बनाए गए कानून है उसका क्रियान्वयन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। मतलब इनका कार्य है कानून का क्रियान्वयन करना, संचालन करना। और न्यायपालिका का काम है कि देश में उत्पन्न विवादों को निपटारा करना या कार्यपालिका विधायिका के संबंधित उत्पन्न विवादों को निपटारा करना। तो यह हमारा न्यायपालिका कहलाता है। व्यवस्थापिका में हमारा यानी कानून का निर्माण करने वाला यानी कि संसद आता है। कार्यपालिका यानी कि जो कानून का क्रियान्वयन करता है, जैसे हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, ये सारे जो है वह कार्यपालिका में आएंगे, क्योंकि ये सारे लोग मिलकर के कानून का संचालन करता है, क्रियान्वयन करवाता है। न्यायपालिका, देश के जितने भी न्यायालय हैं वे सारे न्यायपालिका में आएंगे। तो इस तरीके से सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं और इसी के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। सरकार कहने का मतलब कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है और इन्हीं के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख हमारे संविधान में मिलता है। और साथ साथ नागरिकों के क्या अधिकार होने चाहिए, नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनका भी उल्लेख हमारे संविधान में मिलता है। तो यह हमारा संविधान की बात हो गई कि संविधान किसे कहते हैं। अब यहाँ पे एक और शब्द आप ध्यान दीजिए, अधिकार। अधिकार किस तरह का अधिकार होना चाहिए? ठीक है, अधिकार। अधिकार की यदि बात करें, नागरिकों के अधिकार या फिर इसी को हम बोलते हैं जनता के अधिकार। तो अधिकार की यदि हम बात करें तो अधिकार 2 तरह के होते हैं। एक हमारा होता है प्रत्यक्ष अधिकार और दूसरा हमारा होता है अप्रत्यक्ष अधिकार। अब प्रत्यक्ष अधिकार और अप्रत्यक्ष अधिकार क्या होते हैं इसे समझेंगे। तो प्रत्यक्ष अधिकार का मतलब होता है कि जिसमें जनता को शासन में स्वयं की भूमिका निभानी होती है। यानी कि कानून के निर्माण में जनता जब स्वयं भाग लेती है तो वह जनता की प्रत्यक्ष अधिकार कहलाता है, यानी कि प्रत्यक्ष सहभागिता कहलाता है। यानी कि प्रत्यक्ष अधिकार में क्या होता है कि जनता स्वयं कानून का निर्माण करता है, यानी कि कानून के निर्माण में जनता स्वयं भाग लेती है। तो इस तरह के अधिकार को प्रत्यक्ष अधिकार कहा जाता है और इसे जनता का प्रत्यक्ष सहभागिता भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष अधिकार का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जनता को
कानून के निर्माण में प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त नहीं होता है, यानी कि जनता स्वयं कानून का निर्माण नहीं कर सकती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जनता का अप्रत्यक्ष सहभागिता है, यानी कि अप्रत्यक्ष अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा प्रत्यक्ष अधिकार और अप्रत्यक्ष अधिकार के बारे में। अब यदि हम बात करते हैं कि अब भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में जनता को अप्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त है, यानी कि भारत के शासन निर्माता में, यानी कि भारत के कानून के निर्माण में जनता की अप्रत्यक्ष सहभागिता होती है। इसका अर्थ यह है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि भारत के कानून के निर्माण में जनता की अप्रत्यक्ष भूमिका होती है या अप्रत्यक्ष सहभागिता होती है, व्याख्या करें। तो हम क्या देखें कि भारत में जनता को कानून के निर्माण में अप्रत्यक्ष सहभागिता है, क्योंकि भारत में जो कानून का निर्माण होता है उसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि जनता के लिए कानून का निर्माण करता है। इसलिए भारत में जनता को शासन कानून के निर्माण में अप्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त है, यानी कि अप्रत्यक्ष सहभागिता प्राप्त है। क्यों ऐसा है? तो चूंकि प्रत्यक्ष अधिकार क्या है कि प्रत्यक्ष अधिकार में जनता क्या करता है कि स्वयं भाग लेता है। जैसे यदि कोई छोटा जनसंख्या वाला देश है जहाँ पे यह संभव है कि वहाँ की संपूर्ण जनता उस देश के कानून के निर्माण में भाग ले सकती है, तो वह देश में जनता के अधिकार को प्रत्यक्ष अधिकार माना जाएगा। लेकिन भारत की यदि बात करें तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पे यह संभव नहीं है कि भारत के प्रत्येक लोगों को कानून के निर्माण में शामिल किया जाए, यानी कि कानून के निर्माण में उसकी प्रत्यक्ष सहभागिता दी जाए। तो यह भारत में संभव नहीं है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। तो इसके लिए भारत में कानून के निर्माण करने के लिए जनता की अप्रत्यक्ष सहभागिता दी गई है, यानी कि जनता जो है वह अपने लिए कानून का निर्माण करने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करता है और वे प्रतिनिधि जो है जनता के लिए ही कानून का निर्माण करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में जनता की अप्रत्यक्ष सहभागिता होती है कानून के निर्माण में। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जनता के अधिकार, इसकी चर्चा फिर हम लोकतंत्र में भी करेंगे। तो यह हमारा हो गया जनता का अधिकार और यह हमारा संविधान की परिभाषा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि संविधान की परिभाषा की एक ऐसा दस्तावेज जिसमें सरकार के अधिकार एवं कर्तव्यों के साथ साथ नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख होता है, वह संविधान कहलाता है। अर्थात एक ऐसा दस्तावेज जिसमें देश की शासन व्यवस्था के नियमों का संकलन होता है या उल्लेखित होता है, संविधान कहलाता है। अधिकार की अगर बात करते हैं तो अधिकार जनता को दो तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं कानून के निर्माण में। पहला प्रत्यक्ष अधिकार और दूसरा अप्रत्यक्ष अधिकार, इसकी चर्चा हमने किया। अब हम देखेंगे कि संविधान हमारे लिए आवश्यक क्यों है, क्यों हमारे लिए संविधान आवश्यक है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे भारतीय जो विद्वान थे या फिर जो नेता थे, उनके सामने सबसे बड़ी तत्कालीन चुनौती थी कि किस तरीके से देश के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। एक ऐसी व्यवस्था का स्थापना करना, एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाना जिसमें कि भारत भविष्य में भी कभी कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े और भारत में शासन व्यवस्था भविष्य में भी सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो भारतीयों के पास सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि एक स्वतंत्र भारत को किस तरीके से शासन व्यवस्था में लाया जाए और उसके लिए किस तरीके से शासन व्यवस्था बनाया जाए, क्योंकि उस समय और भी कई सारे चुनौतियां थी। वर्तमान में तत्कालीन समय में एक और भारत में कई जगहों पे दंगे हो रहे थे, कई हिंसक झड़प हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, कई लोगों की मृत्यु हो रही थी। दूसरी तरफ भारत की विभाजन की बात चल रही थी। तीसरी तरफ भारत के लोगों में कई प्रकार के लैंगिक असमानताएं, भेदभाव, जाति इत्यादि भरी हुई थी। तो उस समय जो है लोगों के उस समय जो है यह संभव नहीं था कि लोगों की प्रत्यक्ष भूमिका ली जाए कानून के निर्माण में या संविधान के निर्माण में। तो उस समय लोगों को जो है अप्रत्यक्ष सहभागिता दिया गया, यानी कि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही कानून के निर्माण में भाग लिए। और
तब जाके संविधान सभाओं ने हमारे संविधान का निर्माण किया। तो उसकी चर्चा हम संविधान के निर्माण क्यों हुए, उसकी क्या, संविधान की निर्माण समय में क्या चुनौतियां थी, संविधान सभा के समक्ष क्या चुनौतियां थी, उसकी चर्चा हम आगे टॉपिक में जब आएंगे उस समय करेंगे। क्योंकि आज का जो लेक्चरल है वो हमारा शब्द का अर्थ को जानने को है, तो इसलिए आज हम सिर्फ शब्द के अर्थ को जानेंगे। तो संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, प्रश्न यहाँ से उठता है कि संविधान क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि संविधान, क्या हम यहाँ पे डिफिनेशन को पहले लिखेंगे कि संविधान क्या है। तो संविधान में नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, यानी कि संविधान में हमारे व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता इत्यादि की व्याख्या की गई है। अर्थात यदि हमारा इस तरीके से जो व्यवस्था की गई है संविधान में उसका उल्लंघन किया जाता है तो उसे उपयुक्त कार्रवाई या दंड देने का भी प्रावधान है। संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार, कर्तव्यों, गरिमा की बात की गई है जिसका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से संविधान हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमें संविधान का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और प्रत्येक भारत के नागरिकों को संविधान को आदर्श के रूप में उनमें जो नियम संकलित किए गए हैं उन्हें एक आदर्श के रूप में व्यवहार करना चाहिए। तो इसकी चर्चा हम और आगे विस्तार से करेंगे संविधान के जब विश्लेषण पूरी टॉपिक पढ़ेंगे उस समय। अब हम दूसरा जो हमारा है वह है लोकतंत्र। लोकतंत्र को समझने से पहले हम समझेंगे नागरिक, प्रजा, फिर समझेंगे लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र, नागरिक और प्रजा, ये तीनों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नागरिक को। नागरिक क्या है? ये छोटे छोटे शब्द जो हैं वो अक्सर लोगों को परेशान करते रहते हैं। ये शब्द की मीनिंग नहीं जानने के कारण ही आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाते। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो छोटे छोटे शब्द हैं उन शब्दों को बारीकी से समझें और उन शब्दों पर अपनी समझ विकसित करें, तभी आप बड़े प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आज का जो सेशन रखा है वह छोटे छोटे शब्दों को बताने के लिए रखा है कि आगे आपको कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाइयाँ ना उत्पन्न हो। अब हम चर्चा करते हैं नागरिक। नागरिक क्या है या नागरिक किसे कहते हैं, नागरिक किसे कहा जाता है, यानी कि सिटीजन। तो नागरिक और दूसरा हमारा क्या है, प्रजा। नागरिक और प्रजा में डिफरेंट क्या है, नागरिक किसे कहेंगे और प्रजा किसे कहेंगे, काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला चीज़ है और लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि नागरिक और प्रजा में एक ही है या फिर अलग है। नागरिक और प्रजा दोनों अलग चीज़ है, दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। नागरिक की यदि हम बात करते हैं तो नागरिक उसे कहे जाते हैं जिसे कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो। जिसे कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है वही नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, जिसे कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है वही नागरिक कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम भारत के नागरिक हैं, क्यों? क्योंकि हमें भारत के कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार है, यानी कि हमें मतदान करने का अधिकार है। और जैसे ही हमें मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा यानी कि हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। कोई मान लिया कोई दूसरे देश के व्यक्ति हैं, वह भारत में आता है तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। क्यों नहीं समझा जाएगा? क्योंकि उसे भारत के कानून के निर्माण में अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए वह भारत के नागरिक नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग भारत के निवासी तो होते हैं लेकिन भारत के नागरिक नहीं कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अमेरिका का कोई व्यक्ति है, वह भारत का निवासी है
लेकिन उसे कानून के निर्माण में अधिकार प्राप्त नहीं है तो वह भारत के निवासी तो कहलाएंगे लेकिन भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। वह भारत के नागरिक तभी कहलाएंगे जब भारत के कानून के निर्माण में उसके जो है अधिकार प्राप्त हो, तो वह भारत के नागरिक कहलाएंगे। और वे अधिकार तभी प्राप्त होंगे जब उन्हें भारत में मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो। तो यहाँ से हमने नागरिक के बारे में समझा कि जिसे कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नागरिक कहेंगे। प्रजा, प्रजा जो है, नागरिक और प्रजा में डिफरेंट क्या है? तो नागरिक जो है उसे कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन प्रजा को जो है कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसे जो है कानून के निर्माण में अधिकार प्राप्त नहीं होता है, बल्कि जो कानून बनाया जाता है उसके द्वारा वह अनुशासित होती है। ठीक है, तो प्रजा क्या होता है, कानून के द्वारा अनुशासित जनता प्रजा कहलाती है। कानून के द्वारा अनुशासित जनता क्या कहलाती है, प्रजा कहलाती है, क्योंकि प्रजा को कानून के निर्माण में अधिकार प्राप्त नहीं होता है। पिछले ज़माने में हम देखते थे कि राजा होती थी और प्रजा होते थे, तो कानून का निर्माण राजा करता था और प्रजा जो है राजा के द्वारा बनाए गए कानून से अनुशासित होती थी, यानी कि उनके द्वारा बनाया गया जो कानून है उसके अनुसार उसे कार्य करना पड़ता था। तो प्रजा जो है वो कानून के द्वारा अनुशासित जनता प्रजा कहलाती है और इसे कानून के निर्माण में अधिकार प्रदान नहीं किया जाता। जैसे अभी भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर कि राजतंत्र हैं, मोनोक्रेसी है, जहाँ पे राजतंत्र है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं तो वहाँ एक तानाशाह है, तानाशाह देश है, राजतंत्र है, तो वहाँ पे कानून के निर्माण में लोगों का अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए वहाँ की जो जनता है वह नागरिक नहीं कहलाते हैं बल्कि प्रजा कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो कानून का निर्माण करता है वह तानाशाह के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो राजतंत्र का मुखिया होता है उसके द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है और जनता उसी के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा अनुशासित होती है। अर्थात वहाँ की जनता प्रजा है, ना कि नागरिक है, क्योंकि वहाँ की जनता को वहाँ के कानून के निर्माण में अधिकार प्राप्त नहीं है। तो यहाँ से हमने नागरिक और प्रजा के बेसिक डिफरेंट को समझ गए। ठीक है, अब हम समझेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का अर्थ ही होता है लोगों का तंत्र, यानी कि ऐसा तंत्र जिसमें लोगों को अधिकार प्राप्त हो, यानी कि जिसकी शक्ति लोगों के हाथ में हो, जनता के हाथ में हो, वह लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र का सामान्य अर्थ क्या है? आपने देखा होगा प्रश्न में, कई बार बीपीएससी के प्रश्न में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोकतंत्र का सामान्य अर्थ क्या है। लोकतंत्र में नागरिक होते हैं जबकि राजतंत्र में प्रजा होते हैं, क्यों टिप्पणी करें? इस तरह के प्रश्न बनते हैं। लोकतंत्र में जनता संप्रभु होती है, क्यों टिप्पणी करें? ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं लोकतंत्र क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। वर्तमान समय में लोकतंत्र जो है एक अव्यवहारिक होते जा रहा है, क्यों? तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सामान्य रूप से पहले लोकतंत्र के बारे में समझें, यानी कि डेमोक्रेसी को समझें कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का सामान्य अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जिसका संचालन लोगों के द्वारा या लोगों के चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसका संचालन लोगों या लोगों के द्वारा चुने गए
प्रति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं लोकतंत्र कहलाते हैं। अर्थात लोकतंत्र में शक्ति का केंद्र जनता में निहित होती है, अर्थात जनता ही संप्रभु होती है। ठीक है, तो यह हमारा लोकतंत्र है। सामान्य अर्थ में अगर देखें तो लोकतंत्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। लोकतंत्र की कोई सर्वमान्य मतलब उत्कृष्ट परिभाषा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा कई विद्वानों ने अलग अलग शब्दों में की है, अपने अपने अभिव्यक्ति में की है। इसलिए लोकतंत्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था जिसका संचालन लोगों या लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करता है, वह लोकतंत्र कहलाता है। अर्थात लोकतंत्र में जनता के चुने गए प्रतिनिधि ही जनता के लिए कानून का निर्माण करते हैं और उसी से शासन को चलाया जाता है। तो इसके संदर्भ में हम लोकतंत्र की परिभाषा दे सकते हैं। दूसरी बात कि लोकतंत्र में जनता की शक्ति, लोकतंत्र में जनता संप्रभु होती है, क्योंकि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत जनता होती है, अर्थात शक्ति जनता में निहित होती है। तो इस तरीके से हम लोकतंत्र को परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। लेकिन कुछ हद तक अब्राहम लिंकन परिभाषा दी गई है, वह है कि लोकतंत्र जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए है। तो इस तरीके से अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी है। तो इस लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में कानून बनाने का अधिकार जनता में निहित होती है। ठीक है, लोकतंत्र में कानून बनाने का अधिकार किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। या तो जनता स्वयं कानून का निर्माण करती है या जनता अपना चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से कानून का निर्माण करती है। तो इसमें दो तरह के लोकतंत्र की बात होती है। लोकतंत्र में दो तरह के लोकतंत्र होंगे। एक जो हमारा होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने अधिकार की बात की थी, उसी प्रकार से यहाँ लोकतंत्र की बात करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का अधिकार होता है, जनता का अधिकार होता है। किसमें अधिकार होता है? कानून के निर्माण में। और यह जो अधिकार होता है वह दो तरीके का होता है, मैंने बताया था, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक उसी प्रकार से लोकतंत्र में दो तरह के लोकतंत्र हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं कानून का निर्माण करती है, यानी कि जनता के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है, वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है कि इसमें अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के द्वारा कानून का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून का निर्माण करता है। अर्थात जनता अपने कानून के निर्माण के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वे प्रतिनिधि जनता के लिए कानून का निर्माण करता है। तो इस तरीके से हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में जाने। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है उसमें जनता संप्रभु होती है, यानी कि लोकतंत्र की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है, अर्थात जनता ही संप्रभु होती है। और प्रजातंत्र में जो है सारी शक्तियाँ राजा में निहित राजतंत्र में सारी शक्तियाँ राजा में निहित होती है। तो यहाँ से आप एक प्रश्न नोट कीजिएगा, प्रश्न है और उन प्रश्नों को आपको लिखना है। प्रश्न है, हालांकि प्रश्नों की सूची आपको बाद में भी दी जाएगी वीडियो के अंत में, आप उन प्रश्नों को नोट कीजिएगा। प्रश्न यहाँ से बनेंगे। पहला प्रश्न तो ये होगा कि क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग, लोकतंत्र में
नागरिक होते हैं जबकि राजतंत्र में प्रजा, इन्वर्टेड कोमा, लोकतंत्र में नागरिक होते हैं जबकि राजतंत्र में प्रजा, स्पष्ट करे या टिप्पणी करे। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, लोकतंत्र में जनता संप्रभु होती है। लोकतंत्र में जनता संप्रभु होती है, टिप्पणी करे, टिप्पणी करें। लोकतंत्र में जनता संप्रभु होती है, टिप्पणी करें। यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, लोकतंत्र की सामान्य परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की सामान्य परिभाषा क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, टिप्पणी करें। यह हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। तो पहला प्रश्न हमारा क्या हो गया कि लोकतंत्र में नागरिक होते हैं जबकि राजतंत्र में प्रजा, स्पष्ट करे। दूसरा प्रश्न, लोकतंत्र में जनता संप्रभु होती है, टिप्पणी करे। लोकतंत्र की समान परिभाषा क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, टिप्पणी करे। ये 3 प्रश्नों का जवाब आपको लिख करके हमें भेजना है। हमारा नंबर आपको नीचे दिया गया है, उस नंबर पे आप इन 3 प्रश्नों का जवाब लिख करके मुझे भेजें। मैं उसको चेक करूंगा और फिर आपकी कॉपी सुधार करके, जो उसमें त्रुटि होगी उसे सुधार करके आपको आपके नंबर पे पुनः सेंड कर दिया जाएगा। अभी कुछ दिनों तक यही पैटर्न चलाया जाएगा कि आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, टॉपिक डिस्कशन करवाया जाएगा और उससे संबंधित इस तरह से प्रश्न दिए जाएंगे। आप उन प्रश्नों का लिखने का प्रयास करेंगे। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलेगा। फिर जैसे ही आप में थोड़ी सी समझ विकसित हो जाएगी, आप आंसर राइटिंग थोड़ी सी भी करने लगेंगे, तब आपको एक नियमित समय दिया जाएगा। उस नियमित समय में जिस तरह से आप पीटी की टेस्ट दे रहे हैं, उस तरीके से आपको मेंस का टेस्ट देना है और आपको मेंस से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे और आपको समय सीमा के अंदर उन प्रश्नों का जवाब लिख करके देना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वह संविधान, लोकतंत्र और नागरिक, प्रजा, इन चीज़ों के बारे में बताया। एक प्रश्न आप और लिख लीजिए, एक प्रश्न आप और लिख लीजिए। संविधान का सामान्य अर्थ बताएं। संविधान का सामान्य अर्थ बताएं तथा हमारे लिए संविधान अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? स्पष्ट करें। ये 4 प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों प्रश्न का जवाब आपको लिख करके हमें सेंड करना है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे के शब्द को जानेंगे। समाज, राज्य, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता,
सरकार, गवर्नमेंट, गवर्नेंस, ये सब में क्या फ़र्क है, उन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो आज आप ये 4 प्रश्न का जवाब लिख करके हमें भेजें। और आप लोग ध्यान दीजिए, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमने जो पढ़ाया वो आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आई या नहीं आई। तो आप एक बार लाइक्स ज़रूर करें, उससे हमको मोटिवेट मिलेगा और हम यह जानेंगे कि हमारा जो सेशन चलाया जा रहा है वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बने रहें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक्स करना ना भूलें और हमें मोटिवेट करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए उमंग, नए जज्बा जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।